श्वसन श्वसन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, श्वसन। अब इस श्वसन को यानी ग्लूकोज से लेके और ग्लूकोज का विघटन होके या ऑक्सीकरण होके और क्या प्राप्त होता है, अंत में CO2 प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, श्वसन। इस श्वसन को मुख्य रूप से 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहली प्रोसेस तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी स्टेप कौन सी है, लिंक अभिक्रिया, जो कि एक क्रेब्स चक्कर का पार्ट्स है। तीसरी स्टेप कौन सी है, क्रेब्स चक्कर। और चौथी स्टेप कौन सी है, ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कह दो या तंत्र कह दो, दोनों एक ही बात है। इन 4 स्टेप में अपने को श्वसन को कंप्लीट करना है या श्वसन इन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से आज अपन बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप की। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है, होने पे क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, नहीं हो तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहली स्टेप है श्वसन की, ग्लाइकोलाइसिस। इसके दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम क्या है इसका, EMP चक्कर। EMP चक्कर क्यों कहा जाता है इसको, 3 वैज्ञानिकों ने मिलके इसकी डिटेल बताई। एमडन, एम से मेयरहोफ और P से पार्सन। इन तीनों वैज्ञानिकों के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, EMP। ये तो हो गई बात इसके दूसरे नाम की। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये किसमें होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों की कोशिका में होता है। सभी सजीवों की कोशिका में होता है, सेल्स में होता है, चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो चाहे वो अनॉक्सी प्रकार का श्वसन है। जो भी लिविंग सेल्स होगी उन सभी में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कोशिका में कहाँ पे होती है, तो इसका स्थल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का स्थल क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, सभी में कहां पे होगा ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। इस प्रोसेस के द्वारा होता क्या है या इस प्रोसेस का अंत कहां हो रहा है और शुरुआत कहां से हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ग्लाइको मीन्स तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज, और लाइसिस, लाइसिस मीन्स होता है डिवीजन,
विभाजन होना, टूटना या विघटन होना। ग्लूकोज को शर्करा बोल दो या कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, मोनोसेकेराइड है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड से मिलके बना हुआ था। ये ग्लूकोज आता कहां से है, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज रखना। ग्लूकोज या तो कहां से आएगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। एक लेसन चलता है प्लांट फिजियोलॉजी में या तुम्हारे जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है उसमें एक बायोमोलिक्यूल्स के नाम से एक सब्जेक्ट चलेगा, जहां पे आप पढ़ते होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट या विटामिन, ये चीजें पढ़ते हैं। तो वहीं से आता अपने एक कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक आता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़ोगे तो वहां एक सुक्रोज मिलेगा। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। डाई मीन्स क्या होते हैं, टू, दो। सेकेराइड मीन्स क्या होती है, शुगर। यानी कि जब दो शर्कराएं मिलके और एक नई शर्करा का निर्माण करती है तो ऐसी शर्करा क्या कहलाती है, डाइसेकेराइड कहलाती है। उसका एक उदाहरण लिया है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनी हुई है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये ग्लूकोज भी क्या कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है, और फ्रुक्टोज भी क्या कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, समायोजित है। इस कारण अपन ग्लूकोज को भी ले सकते हैं और फ्रुक्टोज को भी ले सकते हैं। लेकिन अपने हुआ क्या था, प्रकाश संश्लेषण में भी क्या हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, ग्लूकोज का। इस कारण अपन यहाँ उपयोग में लेंगे ग्लूकोज। यहां क्या होगा, इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अणु क्या होगा, विभाजित होगा, टूटेगा या विघटित होगा। एक अणु ग्लूकोज का होगा और अपने, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देता हूं। प्रोसेस क्या चल रही है, एक अणु ग्लूकोज। इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस का सारांश इसी में है। एक अणु ग्लूकोज क्या करता है, दो अणु पायरुविक अम्ल या इसी को पायरुवेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। एक अणु ग्लूकोज किसमें विभाजित हो जाता है या किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, दो अणु पायरुविक अम्ल के बना लेता है। यहाँ पे ये कितने कार्बन का अणु है, तो 6 कार्बन का अणु है। और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का अणु है। यानी यहाँ एक अणु था जिसमें 6 कार्बन थे, वो टूट के और दो अणु बना लिए 3 कार्बन के। यानी पायरुविक अम्ल के दो अणु हो गए, एक अणु में कितने कार्बन होते, 3 कार्बन। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी इसका अपूर्ण कह सकते हैं या आंशिक कह सकते हैं इसको, अपूर्ण या आंशिक ऑक्सीकरण। जो शोषण है वो शोषण है ही क्या, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होगी, उसमें जो भी अपना पदार्थ होगा, शोषण क्रियादार होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा और अंत में क्या बनेगा, अपने CO2 H2O और ऊर्जा बनेगी। होना क्या है, इसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन उसको अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण किसमें हुआ या विघटन किसमें हुआ या वो किसमें अपघटित हो गया, तो दो अणु पायरुविक अम्ल के। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COCOCOH। यानी कि कौन सा समूह है, कार्बोनिक अम्ल समूह है।
यहीं पे इस फॉर्मूले के कारण ही अपने को आगे थोड़ी सी चीज समझ में आएगी जब अपन लिंक अभिक्रिया में पहुंचेंगे। तो वहां पे अपने को इस फॉर्मूले की सहायता से कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो आप फॉर्मूला आपके बुक्स में नहीं मिलेगा शायद, जहां तक पता है मुझे, तो आप फॉर्मूला नोट करके रखना। ये तो इसकी बात हो गई ग्लाइकोलाइसिस की। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट नोट करना, जो ऑक्सी और अनोक्सी, ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन, इन दोनों प्रकार के श्वसन का प्रथम पद क्या होता है? ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन जो प्रकार है श्वसन के, इनका प्रथम पद क्या होता है पूछा जाए तो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बोलो, ग्लाइकोलिसिस बोलो, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट स्पेशल रूप से ध्यान में रखना है, वो कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने क्या बताया अभी? ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन, इनका प्रथम पद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अनोक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। लेकिन कभी पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस स्वयं कौन सी प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? अवायवीय। ग्लाइकोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया है? अवायवीय प्रक्रिया। यदि स्वयं का पूछा जाए तो एनएरोबिक प्रोसेस है। यहां तक दिखाई दे रहा हो या यहां तक कोई कंफ्यूजन हो कि अपने को ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ना क्या है या कहां से शुरुआत करनी है, यहां तक किसी को कंफ्यूज हो तो वो पूछ सकता है कि क्या चीज समझ में नहीं आई हो। अभी तक ग्लाइकोलाइसिस शुरू किया ही नहीं, अभी तो केवल उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में करना क्या है या होगा क्या, कहां से होगा और कहां पे पहुंचेगा। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम तो क्या हो गया? ईएमपी चक्कर या ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है इसको? कि 3 वैज्ञानिकों ने इसकी 10 स्टेप बताई है। जो ग्लूकोज का एक अणु है वो पायरुक अम्ल के 2 अणु कब बनाएगा? जब वो 10 स्टेप से गुजरेगा। वो 10 स्टेप ही क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। उसका सारांश क्या है? एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुक अम्ल के बन जाएंगे। किसके द्वारा? आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा। नाम क्या हो गया इसका दूसरा? ईएमपी। 3 वैज्ञानिक हैं, एमडन, मेयरहोफ और पार्सन। ये 3 वैज्ञानिक 1930 में इसकी खोज की थी, इस कारण इसका नाम रख दिया ईएमपी पाथवे या ईएमपी चक्र। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है यानी कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो सभी सजीवों की कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। अपने अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, जानवरों में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, पादपों में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। स्थल कहाँ है यानी कि कोशिका में कौन सी जगह पे ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। बाकी जितने भी अभिक्रियाएं बच गई वो सब कहाँ पे होनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि श्वसन का मुख्य स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है? हरित लवक, ऐसे ही श्वसन का मुख्य स्थल या कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस कारण श्वसन से क्या हो रहा था? ऊर्जा मिल रही थी। इस कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया था? कोशिका का शक्ति ग्रह। शक्ति किसमें होती है? ऊर्जा में। और ऊर्जा किस रूप में मिलेगी? एटीपी। अभी अपन यहाँ एटीपी ही बनाएंगे, ऊर्जा कोई किसी रूप में नहीं मिलेगी, ऊर्जा एटीपी द्वारा मिलेगी। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? यानी ग्लूकोज या शर्करा का विघटन होना या विभाजित होना। ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन की
प्रथम स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा जाए कि ये स्वयं कौन सी प्रक्रिया है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, अवायवीय एनएरोबिक कंडीशन है। इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन नहीं हो, दोनों अवस्थाओं में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कंप्लीट चलेगी। इसके बाद में अपन ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप की बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए अपन ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत करते हैं। 10 स्टेप में कंप्लीट होगा ग्लाइकोलाइसिस। शुरुआत कहां से होगी, यहां तक दिखाई दे रहा है ग्लूकोज, यहां तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो अब दिखाई दे रहा होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का अणु है ग्लूकोज, 6 कार्बन का अणु है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स उपयोग में आएगा ग्लूकोज का। अब पहले मैं इसकी 10 स्टेप लिखता हूं, आपको अभी कोई सी चीज नोट डाउन नहीं करनी है। वो 10 स्टेप कैसे बनेगी ये अभी डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज 1,6 डाई फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसका निर्माण करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाई, या इसको बिस भी लिख सकते हैं, फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट यहां से टूट जाता है दो अणुओं में, एक बनाता है DHAP, एक बनाता है PgAl। कितने कार्बन है, 6, कितने कार्बन है, 6, कितने कार्बन का अणु है, 6, 6 कार्बन टूट गए दो अणुओं में, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन एक तरफ आ गए, 3 कार्बन एक तरफ आ गए। यहां से एक अणु था, अब एक अणु PgL का बन गया और एक अणु DHAP का बन गया। ये दोनों क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, अंतर परिवर्तनीय होते हैं। ये स्टेप कौन सी होगी, चौथी स्टेप। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट टूट गया। ये एसीटोन है और ये एल्डिहाइड है। बाद में वापस जब इसको शुरू करेंगे तब वापस लिखेंगे कौन सा क्या है क्या नहीं। अभी स्टेप लिख रहा हूं मैं, कौन कौन सी स्टेप है। ये इसमें कन्वर्टेबल हो जाता है, ये बनाता है 3PgL, एक फॉस्फेट समूह इसमें आए, यहाँ
दो फॉस्फेट समूह, तो एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, ये कन्वर्ट हो गया पीजीएल में। अब यहां से अपने को लेके चलने हैं दो दो अणु। 3PGL किसका निर्माण करता है? 1,3 डाई PGL, 1,3 डाई PGL से अब इसको यहां ले लेता हूं मैं, 1,3 डाई PGL किसका निर्माण करेगा? 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA किसका निर्माण करेगा? 3PGA, 3PGA किसका निर्माण करेगा? 2PGA, 2PGA किसका निर्माण करेगा? है क्या क्या होना है, क्यों चल रही ये सभी चीजें। चलिए यहां से पहले तो अणुओं की बात कर लेते हैं। चलो पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गई 10 स्टेप। 10 स्टेप कंप्लीट है अपने, कौन सी? ग्लूकोज से लेके और पायरुविक अम्ल तक। अब इनमें होना जाना क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है? हेक्सा। 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉस्फोरीकरण होगा। फॉस्फोरीकरण का मीनिंग क्या होता है? इस ग्लूकोज में अभी कोई फॉस्फेट समूह नहीं है। फॉस्फेट समूह होता तो अपन क्या लिखते? ये पी लिखते। ग्लूकोज जहां भी जो जिस भी कार्बन पे फॉस्फेट समूह होता वहां पे अपन पी लिखते कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का फॉस्फोरीकरण होता है, यानी कि इसमें फॉस्फेट समूह ऐड होगा। और ये जितनी भी 10 स्टेप है सभी में एंजाइम उपयोग में आते हैं, लेकिन अपने को कोई से एंजाइम ध्यान में नहीं रखने। 2 एंजाइम या 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट अपने, जो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एंजाइम है। नहीं तो प्रत्येक स्टेप क्या होती है? एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये, यानी एंजाइम के द्वारा ही होती है। जैसे सूत्र को ऊपर लिख देता हूं, C6H12O6। पहली स्टेप कौन सी लिखी मैंने? फास्फोरीकरण। फास्फोरीकरण यानी फास्फोरीकरण का मीनिंग क्या होता है? फॉस्फेट समूह का, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होगा। फॉस्फेट समूह ऐड होगा। चलो ऐड होगा, होगा कहां से? फॉस्फेट समूह आएगा तो सही कहीं न कहीं से। तो फॉस्फेट समूह कहां से आएगा? तो फॉस्फेट समूह आएगा अपने एटीपी से। तो चलिए बात किसकी कर रहे थे अपन? एटीपी उत्पादन की तो बात कर रहे थे, ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहे थे। और पहली स्टेप में क्या हो गया? एटीपी खर्च कर दिया, जबकि अपने को मिला कुछ नहीं। और अपने फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया? एटीपी का उपयोग कर लिया।
तो एटीपी का उपयोग इसलिए किया कि ये इतनी प्रक्रिया चलाएंगे, जैसे कोई भी अपन कार्य करते हैं, कोई भी अपन वर्क स्टार्ट करते हैं, तो पहले कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, अपने को खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बुक्स लाए तो अपने पैसे खर्च नहीं हुए। ऐसी ही प्रोसेस यहाँ है, पहले अपन इसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे और फिर अंत में क्या करेंगे, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जब तक जैसे 12th क्लास में पढ़ रहे हो, पहले नॉलेज नहीं थी, कुछ पैसे खर्च किए, बुक्स लाए, बुक्स को पढ़े तो अधिक नॉलेज प्राप्त हुई। वही कंडीशन यहाँ पे है। स्टार्टिंग में अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी क्रिया को चलाने के लिए। जब क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो इसका दिमाग दौड़ेगा और दिमाग दौड़ने पे क्या करेगा, अत्यधिक ऊर्जा देता रहेगा ये। तो सबसे पहली स्टेप कौन सी है, पासपोरीकरण। पासपोरीकरण का मीनिंग क्या होता है, पासपेट समूह का जुड़ना। अब पासपेट समूह कहां से जुड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। एटीपी क्या चीज है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यानी यहाँ ट्राइफॉस्फेट थे, यानी इसके पास 3 फॉस्फेट समूह थे, उसमें से एक फॉस्फेट समूह किसको दे दिया, ग्लूकोज को। और वो फॉस्फेट समूह कहाँ पे जुड़ा, 6वें कार्बन पे। इस कारण प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैंने बताया क्या था, प्रत्येक रिएक्शन एंजाइम से चलेगी। तो यहाँ एंजाइम कैसे ध्यान में रखना है, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6 को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, हेक्सा। तो एंजाइम कौन सा है, हेक्सा काइनेज। यदि और ऐड करना चाहे तो फ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोज भी क्या है, हेक्सोज शर्करा है, उसमें भी 6 कार्बन होते हैं। तो हेक्साकाइनेज या फ्रुक्टोकाइनेज के द्वारा पहली स्टेप कंप्लीट होती है। क्या हुआ, अपना एक एटीपी खर्च हो गया, एक एटीपी कन्वर्ट किसमें हो गया, एडीपी में। यहाँ कोई फास्फेट समूह नहीं था, यहाँ फास्फेट समूह ऐड हो गया। प्रोडक्ट क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी फॉस्फेट समूह जो ऐड हुआ वो किससे, कौन से कार्बन पे हुआ, तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, 6 पे। तो यानी कि 6 कार्बन पे फॉस्फेट समूह ऐड हुआ है। चलिए पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, ग्लूकोज से क्या बना लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया चल रही है, समायवीकरण। समायवीकरण यानी आइसोमराइजेशन। यहाँ पे कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ग्लूकोज भी हेक्सोज शर्करा है, फ्रुक्टोज भी हेक्सोज शर्करा है, केवल इसका रूप परिवर्तन करना है। रूप परिवर्तन यानी इसका समावयवी बनाना है, आइसोमर बनाना है इसका। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ एंजाइम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है तो पासपो लिख सकता हूं इसको। पासपो कितने कार्बन थे, 6, तो इसको हेक्सा लिख सकता हूं। पासपो प्रक्रिया कौन सी चल रही है, आइसोमर की, तो पासपो हेक्सा या हेक्सो आइसोमेरेज, ये एंजाइम का नाम हो गया, पासपो हेक्सो आइसोमेरेज। केवल यहाँ एंजाइम ही ध्यान में रखना, इसके अलावा और कोई काम की चीज नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। चलिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6
डाई फॉस्फेट कह सकते हो या बिस फॉस्फेट कह सकते हो, दोनों चीजें एक ही। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक और फॉस्फेट समूह ऐड हुआ, और वो कौन से कार्बन पे हुआ, फर्स्ट कार्बन पे। 6 कार्बन पे तो पहले ही है, अब फॉस्फेट समूह कहाँ पे ऐड हुआ, फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे ऐड हुआ तो फॉस्फेट समूह कहाँ से आएगा, मैंने पहले ही बताया था, कोई कार्य करना है तो अपने को उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये दूसरी स्टेप में अपन ने क्या किया, ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि ऊर्जा इन्वेस्ट कर दी। एटीपी किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इसने क्या किया, दाता है, दाता होने के कारण क्या किया, एक फॉस्फेट का दान कर दिया, और उस फॉस्फेट को ग्रहण किसने किया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने ग्रहण किया, और फर्स्ट कार्बन पे ग्रहण किया उसको, और क्या बना लिया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मिले या बिस फॉस्फेट मिले, दोनों चीजें एक ही है। डाई इंग्लिश में बोल रहे हैं और बिस हिंदी में बोल रहे हैं इसको। दोनों का मीनिंग क्या है, टू, यानी दो है इसका मीनिंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट हो गया। अब ये प्रोसेस क्या होती है, एल्डोलेज। एक एंजाइम यहां जरूर ध्यान में रखना है कि जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, 2 फॉस्फेट समूह है, 6 कार्बन है, फॉस्फेट समूह कहां कहां पे है, फर्स्ट कार्बन पे और छठवें कार्बन पे। ये क्या करता है, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ क्या करता है, 3 कार्बन आ जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, 3 कार्बन आ जाते हैं। 3 कार्बन यहाँ पे आगे, 3 कार्बन यहाँ पे आगे, मीन्स ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप लिख रहा हूं, इसको कीटोन बोलो, एसीटोन बोलो, एक ही बात है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। अब पूरा नाम लिखता हूं इनका, इसका तो क्या है, ये अपने प्रकाश संश्लेषण में भी आया था जहां अपन ने C3 चक्र पढ़ा है। फिर भी लिख देता हूं, ये दोनों ही चीजें वही हैं, उसी में प्रोसेस चलती है। यदि C3 चक्र पढ़ोगे कभी प्रकाश संश्लेषण का, तो यहां से यहां तक की प्रोसेस पूरी सेम है, यानी सेम क्या, उल्टी प्रोसेस चल रही है, तो उसका उल्टा चलता है यहाँ पे, या इसका उल्टा वहां पे चलता है, बात एक ही है। इसका पूरा नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये तो इसका DHAP का नाम हो गया। PGL का नाम लिखता हूं, पास्पो गिल्सरेल्डिहाइड, गिल्सरेल्डिहाइड, पास्पो गिल्सरेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। ये एल्डिहाइड समूह है, और ये क्या है, कीटोन समूह है। ये किसी काम का नहीं है। इस कारण क्या होता है, ये किसमें जुड़ जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PgAl। अब यहाँ पे एक और वर्ड और ऐड कर रहा हूं मैं, ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, ट्राई, यानी ट्रायोज। इसमें भी एक फॉस्फेट समूह है, इसमें भी एक फॉस्फेट समूह है। कहां से आए थे, इसके पास 2 फॉस्फेट समूह थे, जब ये टूटा तो एक फॉस्फेट समूह इसके पास आ गया, और एक फॉस्फेट समूह इसके पास आ गया। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, दोनों को ही ट्रायोज फॉस्फेट। यहां अपन कह सकते हैं फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, वो 2 अणु ट्रायोज फॉस्फेट के बनाता है, जो कौन कौन से हैं, PgAl और DHAP। जब DHAP PgL में बदलता है, PgL इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, तो यानी कौन सी प्रक्रिया हो रही है, समावीकरण की। तो यहाँ एंजाइम कौन सा काम में आएगा,
आइसोमेरेज या ट्रायोज फॉस्फेट बदल रहे हैं तो इसको और पूरा लिखे तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम उपयोग में आता है। यहाँ अब बात करेंगे यहाँ पे अपने एक अणु पीजीएल का था, एक अणु DHAP का था। DHAP किस में कन्वर्ट हो गया? PGL में कन्वर्ट हो गया। कीटोन समूह किस में कन्वर्ट हो गया? PGL में कन्वर्ट हो गया। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से ध्यान में रखना, यदि केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो किसका निर्माण होता है? कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब उससे पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक फॉस्फेट समूह है, तो यहाँ पे कितने समूह आ गए फॉस्फेट के? 2 समूह आ गए। पहले तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट समूह था, अब फर्स्ट कार्बन पे भी क्या आ गया? फॉस्फेट समूह आ गया। तो ये फॉस्फेट समूह कहां से आया? अब एटीपी से फॉस्फेट समूह नहीं आएगा। अब एटीपी की जगह जितना अपने को खर्चा करना था वो इस ऊपर की स्टेप में खर्चा हो चुका है। अब जितना अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो आगे की स्टेप में अपने को उत्पादन प्राप्त होगा। तो अब यहाँ अपन किसी प्रकार के एटीपी का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ फॉस्फेट समूह कहां से आएगा? वो आएगा यहाँ पे ऐड होगा H3PO4। H3PO4 यहाँ पे एंजाइम आता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में PGL H3PO4 से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और किसका निर्माण कर लेता है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण करता है। ये स्टेप और ये स्टेप ये दोनों एक साथ होती है और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से होती है। यहाँ पे अपने क्या बन चुका है? 1,3-डाइपीजीएल। इसी 1,3-डाइपीजीएल को वापस यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद में इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका हो रहा था? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है। ये क्या है? एक फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। यहां लिख सकता हूं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो किसका निर्माण होगा? कार्बनिक अम्ल का। अब यदि ऑक्सीकरण होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण होने के साथ साथ जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है? अब चयन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है? PGL का, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होके और क्या बना लिया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का पूरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। होना जाना कुछ नहीं है, 1,3-डाइपीजीएल है। PGL का ऑक्सीकरण कर दो, ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड का तो क्या प्राप्त होता है? कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लिसरिक अम्ल क्या है? एक कार्बनिक अम्ल है। तो अपने क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हुआ तो फिर रिडक्शन किसका होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण तो हो गया PGL का, यानी एल्डिहाइड का, किसमें? कार्बनिक अम्ल में या अम्ल समूह में हो गया। तो यहाँ पे अपचयन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? तो यहाँ पे अपने साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हुए हैं? NAD+। ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और उन हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा? NAD+ ग्रहण करेगा और किसका निर्माण करेगा? NADH2, या इसको यदि सही रूप में लिखा जाए तो क्या होगा? NADH+H+। बुक्स
प्लस H। यहाँ पे अपने क्या चल रहे थे, दो मॉलिक्यूल चल रहे थे, तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे, दो हाइड्रोजन इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। 2H लिखो या H2 लिखो, इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दो, यहाँ भी कितने बनेंगे, दो। यदि बात करें अपन इसकी खोल के NAD प्लस तो है ही सही पहले, अब इसमें क्या होगा, H2 है। अब यदि इस H2 को तोड़ा जाए तो क्या होगा, H प्लस और एक क्या हो जाएगा, H माइनस। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पे क्या हुआ, NAD माइनस और प्लस क्या हो गए, न्यूट्रल। तो NAD क्या रह गया, बच गया अपने H प्लस, ये फ्री रह गया, तो ये क्या हुआ, H प्लस। तो यही फॉर्म अपने को ध्यान में रखनी है। और अपने को बुक में क्या मिलेगी, NADH2 लिखा हुआ मिलेगा। बोलने में अपन बोल सकते हैं NADH2 होता है, लेकिन अपने को क्या ध्यान में रखना है, NADH प्लस H प्लस ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, NAD का रिडक्शन हुआ किसमें, NADH प्लस H प्लस में। यहां से क्या होता, ऑक्सीकरण प्रक्रिया चलती है। तो ऑक्सीकरण होता क्या है, किसी भी पदार्थ से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिमूव होते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हुआ किसी पदार्थ का, तो उसके साथ साथ में ही क्या होगा, अपचयन होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन उसने रिमूव किए, उन हाइड्रोजन को कोई ना कोई पदार्थ ग्रहण करेगा और स्वयं क्या होगा, अपचयित होगा। तो यहाँ किसने ग्रहण किया, NAD ने ग्रहण किया, और स्वयं अपचयित किसमें हो गया, NADH प्लस H। और यही अपने काम की चीज है NADH प्लस H। यही आगे जाके अपने जो चौथी स्टेप चलेगी, जो ETS श्रृंखला चलेगी, उस श्रृंखला के द्वारा ये ATP का निर्माण करेगा। अभी ये इसने ATP का निर्माण नहीं किया है, ये कहाँ जाके ATP का निर्माण करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या तंत्र में जाएगा, तब जाके वहां ये ATP का उत्पादन करेगा। अभी अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें ATP पाया जाता है। अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि कितने ATP बन रहे या कितने खर्च हो रहे। यहाँ अपने प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। अपने प्रोडक्ट क्या बन गया, फास्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है, कार्बनिक अम्ल बन चुका है। इसके बाद में 1,3-डाई-PGA। 1,3-डाई-PGA में क्या है, अभी दो फॉस्फेट समूह है इसमें। पहला फॉस्फेट समूह फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा फॉस्फेट समूह तीसरे कार्बन पे है। यहां से क्या हुआ, एक फॉस्फेट समूह क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। ये चलो अपन फॉस्फेट समूह को हटा देते हैं। तो फॉस्फेट समूह जब हटा, उस फॉस्फेट समूह को ग्रहण कौन करेगा, जिसने फॉस्फेट समूह दिया है ग्रहण भी वही करेगा। तो फॉस्फेट समूह किसने दिया था, अपने यहाँ पहली स्टेप पे आ जाओ। पहली स्टेप में क्या पढ़ा है कि ATP ने क्या किया था, एक फॉस्फेट समूह दिया और कन्वर्ट किसमें हो गया, ADP में। तो अब वापस समय क्या आ गया, उसका ग्रहण करने का आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ADP। ADP किसमें कन्वर्ट हो गया, ATP। ये किससे रिएक्ट करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और किस क्या बना लेता है, ATP। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे दो ADP इन्वॉल्व होंगे और दो ATP प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन गए अपने 3PGA के, यानी एक फॉस्फेट समूह रिमूव हो गया। यहाँ पे 3PGA से क्या होता है, 2PGA का निर्माण होता है। 2PGA का निर्माण हो रहा है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसमें हो क्या रहा है, समावीकरण हो रहा है, समावीकरण, यानी कि इसकी फॉर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉस्फेट समूह तीसरे कार्बन पे था, अब कहां पे आ गया, दूसरे कार्बन पे पहुंच गया। इसके बाद में 2PGA के बाद में यहां से क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है जिसको कहते हैं इनोलेशन। इनोलेशन प्रोसेस में क्या होता है, H2O
जल का अणु क्या होता है, रिमूव हो जाता है और किसका निर्माण करता है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल या पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट लिख सकते हैं या पायरुविक अम्ल बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही है। यहाँ दो अणु किसके बन चुके हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट। लास्ट में 10वीं स्टेप में क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट से क्या होता है, एक फॉस्फेट समूह रिमूव होता है और क्या बना लेता है, पायरुविक अम्ल बना लेता है। फास्फेट समूह एडीपी से जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा, एटीपी का। दो अणु ये दो का चक्कर क्या है, अपने फ्रुक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट के क्या हुए थे, दो टुकड़े हुए थे, DHAP हुआ था और PGL हुआ था। तो यहाँ से कंप्लीट जो भी स्टेप चलेगी वो सब दो दो अणुओं के साथ में चलेगी। इस कारण जहां भी अपने को अपने अणुओं की बात करेंगे तो वहां सभी में क्या होंगे, दो दोनों अणु उपयोग में आएंगे, बनेंगे वो भी दो बनेंगे, उपयोग होंगे वो भी दो उपयोग होंगे। ये अपने यहाँ क्या हुआ, अंत में दो अणु, दो मॉलिक्यूल किसके बन गए, पायरुविक अम्ल के बन गए। और इसमें कौन कितने कार्बन का अणु है, तो 3 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। कितने अणु इन्वॉल्व हुए थे, एक अणु इन्वॉल्व हुआ था। अंत में क्या प्राप्त हुआ, दो अणु प्राप्त हुए, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के दो अणु प्राप्त हो गए। ये पायरुविक अम्ल आगे कहाँ जाएगा, लिंक अभिक्रिया में जाएगा। लिंक अभिक्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में पहुंचेगा। क्रेब्स साइकिल में पहुंचने के दौरान वहां पे क्या होगा, CO2 और H2O का निर्माण होगा और ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये तो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब यहाँ से अपने को क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एटीपी का कैलकुलेशन। अब एटीपी का कैलकुलेशन कैसे करना है, यदि यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पहले तो वो बताइए, जिससे अपन आगे इसको कैलकुलेट कर सके। अरे यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछे, नहीं तो अपन आगे बढ़े। अरे किसी को नहीं है क्या डाउट है? डाउट नहीं हो तो आगे बढ़े अपन, नहीं तो वापस शुरू करें इसको। अब यहाँ पे इस ग्लाइकोलाइसिस का सारांश क्या है, कुछ पॉइंट तो बोल के बताता हूं मैं, क्या सारांश है। ग्लाइकोलाइसिस की विशेषताएं क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या ध्यान में रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, एक ग्लूकोज के अणु से दो पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। ये एक ग्लूकोज का अणु है, यहाँ से दो अणु पायरुविक अम्ल के बने। पहली बात तो ये नोट करके रखनी है। दूसरी बात, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरी बात, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या है,
ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के शोषण में ये ग्लाइकोलाइसिस समान रूप से चलेगी। 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद में यहाँ पे अपने को एटीपी का कैलकुलेशन करना है कि एटीपी बने या खर्च हुए कितने बने। एटीपी का कैलकुलेशन करते हैं और ये कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। अब एटीपी का कैलकुलेशन करें कि कितने एटीपी बने या कितने एटीपी खर्च हुए। सबसे पहले तो एक स्पेशल पॉइंट नोट करना, वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, हिंदी में कहा जाता है इसको आधारीय स्तर फास्फोरिलीकरण। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, यानी कि जब किसी प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी का उत्पादन होता है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ पे अपने इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एटीपी कहाँ कहाँ पे बन रहे थे, एक एटीपी, इसको मिटाना पड़ेगा, अपने 2 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं और 2 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं, यानी ये डायरेक्ट एटीपी है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था, NADH प्लस H प्लस, इसके 2 मॉलिक्यूल से बनेंगे और ये कहाँ पहुंचेगा, ETS सिस्टम में जाएगा और वहां पे एक अणु 3 एटीपी का उत्पादन देता है। इसकी बाद में बात करेंगे अपन। यहाँ पे अपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, यानी कि जब डायरेक्ट एटीपी बनते हैं तो कितने एटीपी का लाभ होता है या ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी का लाभ कितना होता है, तो
बराबर कितने एटीपी हो गए? 3 एटीपी। अपने